हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आज कई खास कार्यक्रम होने वाले हैं। पंचकुला पहुंच गए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नैतिकता शिविर में शामिल हो रहे हैं। मिशन कर्मयोगी हरियाणा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पंचकुला में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कैंप ऑफिस में बैठकों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दोपहर 3 बजे जनसंवाद की बैठक में भी शामिल होंगे और शाम 6 बजे हरियाणा में नए प्ले स्कूल खोलने को लेकर बैठक करेंगे। सुनते हैं मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। उपस्थित सभी अखिल भारतीय सेवाओं के और हरियाणा सिविल सर्विसेज के हमारे बंधुगण, उपस्थित अन्य सज्जन प्रेमियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, स्वामी जी के उद्बोधन को सुनकर के मुझे लगता है कि इसके बाद आज के इस एथिक्स का जो ये कॉन्क्लेव है, इसमें और कुछ बोलने के लिए बाकी बचा नहीं है। मैंने प्रवचन आपके कई बार सुने हैं, बहुत आध्यात्मिकता से भरपूर होते हैं, लेकिन आज का विषय जिस प्रकार का था उसमें किस प्रकार का एक व्यवहारिक ज्ञान आपने हमें दिया है, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, 2014 में जब हमने शासन संभाला था, उस समय बहुत से प्रश्न मन में थे। सरकार क्या होती है, सरकार में काम करने वाले लोग कैसे काम करते हैं, नेताओं का अपना एक स्वभाव होता है, अधिकारी कर्मचारियों का काम करने के बहुत प्रकार हम सुनते रहते हैं, बहुत अच्छे श्रेष्ठ उत्कृष्ट कार्य पद्धति के भी लोग हैं और बहुत गिरावट की बातें भी सुनी जाती थी। अब चूंकि सबको साथ लेके चलना है, काम करना है, बहुत बड़ी संख्या हमारे अधिकारी कर्मचारियों की है। आज की संख्या में अगर माने तो 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जो स्थायी रूप से और अधिकारी कर्मचारी हैं, और अगर अस्थायी आउटसोर्सिंग का मान लें तो 1-1.5 लाख और भी हैं। तो ऐसे 5 लाख लोग, इनके क्या जिम्मे काम है, क्या ये करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, और जो उद्देश्य है जनता की जनहित के काम, आखिर जनता की व्यवस्था, हमको जनता ने ही चुना है और जनता ने ही व्यवस्थाएं बनाई है, लोकतंत्र है, तो आखिर इन सब लोगों के हाथ में ताकत है, नेताओं के हाथ में भी ताकत है, अधिकारियों के हाथ में है, कर्मचारियों के हाथ में है। तो हम अपनी इस ताकत का उपयोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत यक्ष प्रश्न उस समय था। उस समय मन में आया कि इन व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव की आवश्यकता है, कुछ सुधार की आवश्यकता है। 2014 25 दिसंबर को पहला सुशासन दिवस जिस दिन आया था, उसी दिन हमने कुछ बातें उस समय प्रकट की थी कि जनता की तकलीफों को कैसे दूर करना। वो क्रम बढ़ते बढ़ते आज 9.5 साल 10 साल पूरे होने को हैं, तो 9.5 साल हो गए। किया बहुत है, बहुत हमारे साथियों ने सहयोग भी किया है, मैं उनका सबका आभार प्रकट करता हूं, लेकिन अभी भी करना शेष बहुत है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे युग में हमको ये काम करने का मौका मिला, जब देश में इस समय जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, हमें लीडरशिप दे रहे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और उनके मार्गदर्शन में हमको काम करने का अवसर मिला है। संयोग से हम दोनों नहीं तो इस देश में और बहुत से लोग भी एक विशेष प्रकार का एक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसके विद्यार्थी हैं। और वो यूनिवर्सिटी ऐसी है जिस यूनिवर्सिटी में नैतिकता सर्वोपरि है। अब ये सब जगह नहीं मिलती, तो वहां एक संस्कार मिलता है। तो इस नाते से उस पद्धति पर चलते हुए कोई भी चीज एकदम परिवर्तन नहीं होता, उसको धीरे धीरे सहज से परिवर्तन करना पड़ता है। जब हमने शुरू किया तो लोगों से बातचीत में आभास ये हुआ कि आम जनता सरकार से क्या चाहती है। वो सरकार से चाहती है कि हमारे भलाई के लिए विकास के काम हो, हमारी गलियां, नालियां, सड़कें, नहर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हवाई जहाज, रॉकेट, ये निर्माण होना चाहिए। यानी एक भौतिक निर्माण की अपेक्षा सरकारों से की जाती है। बड़े बड़े बजट बनते हैं, उन बड़े बड़े बजट में इधर से पैसा आता है, इधर चला जाता है,
अपेक्षा होती है सब लगना चाहिए, लेकिन बहुत सा लगता है, बहुत सा गायब हो जाता है। एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन था। एक देश के प्रधानमंत्री हुए, अब स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने एक बार अपना उल्लेख किया, कहने लगे सरकार 1 रुपया ऊपर से जब भेजती है तो नीचे पहुंचते पहुंचते रूट लेवल पर जाना होता है, सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। बहुत बड़ी संकट की बात कि आखिर इन चीजों के प्रति हमारी जिम्मेवारी, उसको कैसे समझेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे। 2013 में होने वाले, उस समय प्रधानमंत्री देश के बने नहीं थे मोदी जी, तो उस समय ये हो गया था कि अगले प्रधानमंत्री आने वाले हैं। मीडिया के मित्रों ने पूछा कि मोदी जी आप जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज वो आपके लिए क्या होगा? वो कहले चैलेंज तो बहुत है, नहीं फिर भी कोई एक बताइए जिसके प्रति आपकी चिंता ज्यादा है। उन्होंने कहा मैं बता सकता हूं। क्या? उन्होंने कहा कि मेरी बिरादरी जो है उसकी छवि बहुत खराब है, मुझे सबसे पहले उसकी छवि ठीक करनी है। तो मोदी जी की बिरादरी कौन सी? राजनेता। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी उस बिरादरी की चिंता की कि राजनेताओं की छवि, इसको मुझे ठीक करना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल राजनेताओं की छवि खराब है, बाकियों की छवि सब ठीक है, लेकिन प्रारंभ वहां से करना है। एक स्वीकारोक्ति। गांधी जी ने कहा कि सबसे बड़ा हथियार व्यक्ति के पास ये होता है कि अगर उसको अपना कुछ करने का संकल्प जाहिर करना है तो उसको एक स्वीकारोक्ति करनी चाहिए। उन्होंने की कि नेताओं की छवि। वो समय था एक अच्छा व्यक्ति कोई भी वो कहता मैं कुछ भी कर लूंगा, नेता नहीं बनूंगा। जैसा भी स्वामी जी कह रहे थे कि राजनीतिक व्यक्तियों से मैं बहुत दूर रहता हूं, मालूम नहीं क्या कारण है इसका। उस समय लोग कहते थे कि नेता मत कहो, चाहे कुछ भी करो। नेता कहते ही 10 प्रकार की बातें उसके इर्द चिपक जाती थी कि ये ऐसा खराब आदमी है, ये शब्द पे प्रयोग करना इस सभा में मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मुझे इस बात का एक गर्व है कि मोदी जी ने वो करके दिखाया। मोदी जी ने उन चीजों का पालन न केवल स्वयं किया, बल्कि अपनी पूरी टीम से अपेक्षा यह है कि वो इसका पालन करें। कहीं भी कोई छोटी चूक मिल जाती है तो उसको ठीक करने के लिए आगे आ जाते हैं। ये ठीक है कि हम जो इंडिया सर्विस के लोग हैं या हरियाणा सिविल सर्विस के जो लोग हैं, हमारी ट्रेनिंग अपने अपने स्थान पर होती है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग अपने प्रकार की सिस्टम उन्होंने शुरू किया। हमारे वैसे बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो अपनी ट्रेनिंग में लबासना से ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं। कौन कौन है जो लबासना से ट्रेनिंग लेके आए हैं? IAS, IPS भी जाते हैं ना। अच्छा, उनकी पुलिस अकेडमी होती है। फिर हमारे जो हरियाणा सिविल सर्विस के लोग हैं उनकी ट्रेनिंग हिप्पा में होती है, 6 महीने की ट्रेनिंग शायद रहती है, वहां भी उस प्रकार की ट्रेनिंग होती है। बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं। कुछ ट्रेनिंग में नए नए लोग तुरंत आए हैं, कुछ बहुत पुराने होते हैं। एक बार जानकारी के लिए पूछना चाहूंगा, हमारे में से जो लोग बैठे हैं अपने बैच के हिसाब से 2020, 21, 22, 23 इन 4 सालों के बैच के कौन कौन हैं? अधिकांश है। और 15 से 19 कौन कौन है? 15 से 19 के ज्यादा है। 10 और 14 के बीच के कौन कौन है? 10 से पहले के कौन कौन है? कब? तो यानी 10 के बाद 15, 19 और 24 तक के नए लोग हैं। वहां ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में हमको एक कौशल सिखाया जाता है कि भी हमको अपना किस प्रकार से फाइलिंग कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना है, कैसे इनोवेटिव आइडियाज हमारे अंदर आने चाहिए, क्रिएटिविटी कैसी होनी चाहिए, ये सब चीजें आती हैं। लेकिन अभी भी मैं महसूस करता हूं, मैं हमारे बहन
चंद्रलेखा जी को जरूर निवेदन करूंगा। अब लवासना तक तो हमारी अप्रोच नहीं है, वो जिनकी है वो अपने आप करेंगे, लेकिन कम से कम हमको ये सारे पाठ्यक्रम जो आज हम यहाँ कर रहे हैं इनका वहां पर पूरा एक उपयोग करना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि आम आदमी सरकार से ये समझता है कि सरकार का काम है भौतिक निर्माण करना, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि भौतिक निर्माण से पहले हमको अपनी सरकारी मशीनरी को भी, सरकारी सिस्टम को भी ठीक करने के लिए एक निर्माण और है, और वह है व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए। भौतिक निर्माण से पहले यदि व्यक्ति निर्माण हो गया तो भौतिक निर्माण तो बहुत सामान्य बात है, कभी भी हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियां भी आपस में जो बहस करती हैं तो भौतिक निर्माण की बात करती हैं कि हमने इतनी सड़कें बनाई थी, इन्होंने कितनी बनाई, हमने इतने कॉलेज बनाए थे, इन्होंने कितने बनाए, लेकिन व्यक्ति निर्माण पर सरकारों का ध्यान कभी जाएगा ये सोचा नहीं जाता था। मोदी जी ने कहा कि नहीं, हमको हमारा जो कर्मचारी है, अधिकारी है, या जो पॉलिटिकल पार्टी के नाते से मैंने बताया कि नेताओं की छवि ठीक करनी है, वो उन्होंने शुरू कर दी, लेकिन आगे अगली कड़ी में वो हमारा अधिकारी कर्मचारी है, इसको कर्मयोगी के रूप में खड़ा करना है, तो उन्होंने कर्मयोगी मिशन ये बनाया, इसको स्थापित किया। और अधिकारियों की जिम्मेदारी के नाते से उन्होंने कहा व्यवस्थाओं में विश्वास, ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि व्यवस्था में जनता का विश्वास बने। बहुत बड़ा चैलेंज है। एक व्यक्ति मुझे मिले, बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, पैसे वाले थे, सेठ जी जिनको कहा जाता है सामान्य भाषा में। मैंने कहा कि मुझे एक जानकारी मिली है कि आप बहुत दानी सज्जन, पैसा कोई भी निसहाय आए आपके पास उसको पैसा मांगता दे देते हैं। कई स्कूल बनवाना है, कॉलेज बनवाना है, अस्पताल बनवाना है, मंदिर बनवाना है, धर्मशाला बनवानी, आप खुल करके दान करते हैं, अच्छा गुण है आपका। लेकिन एक जो आप में ऐसी बात है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, बहुत पहले की बात है, जब मैं राजनीति में नहीं था, सामाजिक कार्यों में काम करता था, ऐसे लोग मिलते थे। एक बात आपकी जो जानकारी मिली, अगर वो है तो अच्छी बात नहीं है। कहने लगे वो क्या है? मैंने कहा सुना आप टैक्स की चोरी बहुत करते हैं। कहने लगे ये बात ठीक है, स्वीकारोक्ति जैसे होती है, हमने मान लिया मैं टैक्स की चोरी करता हूं। मैंने कहा उधर आप दान करते हैं लाखों करोड़ों रुपया और उधर टैक्स की चोरी करते हैं, दोनों विरोधाभासी बातें नहीं लगती? कहने लगे नहीं मुझे नहीं लगती। क्यों? कहने लगे मैं समाज के हित में काम करना चाहता हूं, और जो टैक्स होता है सरकारें लेती हैं वो भी समाज हित के लिए ही लेती हैं ताकि समाज का काम किया जाए। लेकिन मेरा विश्वास का संकट ये है कि मुझे विश्वास नहीं है जो पैसा मैं टैक्स में दूंगा वो सारे का सारा समाज में लगेगा या बीच वाले लोग अपनी जेब में डाल लेंगे। अब ये बड़ा भारी संकट विश्वास का लोगों के मन में रहता है कि मेरा पैसा दिया हुआ टैक्स का क्या ये ठीक समाज के हित में उपयोग होगा या नहीं होगा। इस अविश्वास के संकट को समाप्त करना ये हमारे लिए चैलेंज है। तो इस चैलेंज को स्वीकार अगर हम कर जाएंगे तो ये जनता, ये देश, ये प्रदेश सब हमारी मूल सोच यानी सोच के अनुसार जो हमारे मन में एक बदलाव लाने की शुरू में सोच रहती है, जब हम शुरू से अपनी ट्रेनिंग लेकर के बाहर निकलते हैं, पहले दिन हम सोचते हैं हम जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सब बढ़िया से बढ़िया करने की मन में कल्पना आती है, जोश के साथ निकलते हैं। लेकिन कभी कभी उतना जितना बल होना चाहिए वो हमारे अंदर नहीं होता, और हम बजाय ठीक करने के हम वहां उसी में जाकर ढल जाते जो पहले चल रहा होता है। मैं एक छोटी कहानी सुनाया करता हूं, कई बार सुनाइए, आज फिर उसको सुनाता हूं। एक किसान के पास पशु होते हैं, भैंस। एक बार उसकी भैंस को अफारा आ गया। हमें से अफारा कौन कौन समझता है? सब समझते हैं। पेट में गैस हो गई, पेट फूल गया, और अफारे का इलाज टाइम से ना हो तो भैंस मर भी जाती है। दौड़ा दौड़ा वो डॉक्टर के पास गया, पशुओं का डॉक्टर। भैंस को अफारा आ गया है। उन्होंने कहा कोई नहीं, दवाई देता हूँ। सर मोटी सी गोली दी,
कि जाओ भैंस को खिला दो, तो लेकिन भैंस अफारा बेहोश पड़ी, मैं कैसे खिलाऊंगा, इसका तरीका भी बताओ। उनका बड़ा आसान तरीका है, जाके एक छोटा नाल उसको बोलते हैं हरियाणा में, पाइप लोहे का हो या लकड़ी का हो, बांस का हो, तो उसमें मुंह में रख देना वो पाइप, उसके अंदर गोली डाल देना और उधर से जोर से फूंक मार देना ताकि वो गोली भैंस के पेट में चली जाए। गया दौड़ा दौड़ा, उसने नाल ली, भैंस के मुंह में लगाई, गोली डाली, फूंक पाने लगा। अब ये फूंक मारता इससे पहले भैंस ने फूंक मार दी, और भैंस ने फूंक मार दी तो गोली इस किसान के पेट में चली गई। आगे कहानी अलग है कि वो पेचिस लग गए, 10 लग गए, डॉक्टर का ये क्या हुआ, सब हुआ। लेकिन मेरा कहना यह है कि हम बड़े ताकत से अपने मंसूबे को लेकर के बढ़ते हैं, समाज में हमने जाना, ट्रेनिंग के बाद जब आते हैं हम ये ठीक करेंगे, वो ठीक करेंगे, लेकिन जब वहां जाते हैं तो वहां अपने अपने प्रभाव के लोग बैठे हैं। हम बजाय फूंक मार के गोली उनके पेट में डाले, वो फूंक मार के हमारे पेट में डाल देते हैं। तो ये एक हमारा संकल्प, हमारी ताकत, हमारा मनोबल कितना ऊंचा है समाज में अच्छा काम करने के लिए। हमको ये सोच के जाना होगा, सोच के चलना होगा। इसलिए ये कल्पना की गई कि हम कर्मयोगी बने, तो क्या बने, कैसे बने। अपने जीवन में हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके यहां तक पहुंचे हैं। कुछ लोग विशेषज्ञता भी ले लेते हैं, डॉक्टरी की, इंजीनियर की, किसी विशेष क्षेत्र की, हमको एक सुपर स्पेशलिटी मिल जाती है। कई बार कौशल के नाते अच्छा कौशल भी सीख लेते हैं, हमारा स्किलिंग का कैसा ट्रेनिंग है। लेकिन इतने से काम नहीं चलता। कहते हैं विकास आदमी का 3 प्रकार का होता है, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक। ये बौद्धिक विकास तो है, ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन मानसिक विकास वो बहुत जरूरी है। और उस मानसिक विकास के लिए हमको संस्कारित होना जरूरी है। संस्कार अगर नहीं है, मन हमारा मजबूत नहीं है, तो फिर हमारी शिक्षा और कौशल ये धरा रह जाएगा। तो उन संस्कारों के नाते व्यक्ति को मन को मजबूत करना होता है। एक बार व्यक्ति मानसिक तौर पर मजबूत हो जाए तो वो फिर वो अस्थायी नहीं, वो स्थायी बन जाता है। बुद्धि का ज्ञान तो अस्थायी होता है। बुद्धि हमको अच्छा भी करने के लिए प्रेरित कर सकती है, बुरा भी करने के लिए प्रेरित कर सकती है। लेकिन मानसिक विकास है, हमारा नैतिकता का जो स्तर है उसमें से मजबूत होता है, फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है। हमें अपना स्वभाव बनाना है कि हमारा मौलिक स्तर कैसे, यानी मूल्यों का स्तर कैसे हमारा ऊंचा हो। और जब स्थायी बन जाता है फिर हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर तो उसको संस्कार कहते हैं। एक शब्द आता है जो बायोलॉजी के स्टूडेंट जानते हैं, होती रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। एक काम होता है व्यक्ति सोच के करता है, दिमाग से करता है, ये करूं, कर लूं, ठीक है, नहीं करूं, जो भी कुछ है वो अपने 100 प्रकार की दिशा बदलता रहता है। ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, हिसाब किताब लगा के करता है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल पर जब चढ़ते समय हम पैडल पर पैर रखते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, फिर साइकिल पर 1 पैर 2 पैडल लगा के जोर लगाते हैं और साइकिल चलना शुरू हो जाता है। लेकिन 20-30 कदम चलने के बाद फिर हम सोचना छोड़ देते हैं, फिर पैर अपने आप चलते रहते हैं और हम तो सोचते हैं कि उस दिशा में जाना है, ऑफिस में क्या काम करना है, किसकी फाइल रुकी पड़ी है, किसकी लेनी है, किसकी देनी है, वो सब दिमाग में वो चलता है। साइकिल चला रहा हूं मैं, ये नहीं ध्यान में आता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे मन के संस्कार अच्छे हैं तो हमें याद नहीं रखना पड़ता कि मुझे ईमानदार रहना है। ये तो संस्कार है, मैं ईमानदार हूं तो ईमानदार हो गया हूं। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए बहुत बड़ा अभियान हमको चलना पड़ेगा। अपने स्वभाव, आदतें, सोच बदलनी पड़ेगी। आज सोच क्या है? आज हम सोच के चलते हैं कि सब गलत है, मुझे ठीक करना है। सोच ये बदलनी पड़ेगी, नहीं सब ठीक है, सब ईमानदार हैं। तंत्र ऐसा बढ़ाना पड़ेगा कि इस ईमानदारी में से अगर कहीं को गलत मिलता है
उसको सजा देनी ताकि उसको ठीक करें। आज क्या है, हम मानते हैं हर आदमी बेईमान है, और हर आदमी बेईमान है तो फिर मुझे भी बेईमान होने में क्या दिक्कत है। हर आदमी भ्रष्टाचारी है, मैं भ्रष्टाचारी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। ईमानदारी तो किसी किसी के खाते में लिखी है, ऐसा नहीं। सब आदमी सच्चे हैं। कोई झूठ बोलेगा तो उसके खिलाफ सामाजिक एक, जिसको कहते हैं ना, नेम एंड शेम, ये करनी पड़ेगी कि ये गलत आदमी, इसका पोस्टर लगा दो, तब वातावरण बदलेगा। हम 1947 में आजाद हुए हैं, लेकिन हमारी शिक्षा में संस्कार जैसे होने चाहिए वो हुए नहीं। वो हमारी बचपन से ही अगर कुछ स्वभाव ठीक करने के लिए हमारी व्यवस्थाएं बदलेंगी। आ रही है नई शिक्षा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसको इसी आधार पर बनाया जा रहा है कि मूल रूप से जो बालक है वो शिक्षा के साथ साथ संस्कार ऐसे ले कि उसके अंदर गुण अच्छे ही आए। अगर खराब गुण आए हैं तो उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए कि गुण क्यों खराब आया, इसमें इसकी क्या मजबूरी थी, इसने गलत काम किया। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं में से यदि हम बदलेंगे और अपने आप को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे तो समाज में हम एक अच्छे नागरिक के नाते, अच्छे कर्मचारी अधिकारी के नाते जाने जाएंगे। इसके लिए कुछ पहलू जरूरी है। संस्कार एक बात है, साथ में मन के विचार में ये आना चाहिए कि आखिर मैं ठीक करूंगा, मेरे मन में प्रेरणा क्यों जागी कि मैं सबके लिए ठीक करूं। उदाहरण के लिए जैसे मेरा अपना परिवार है, मानो परिवार में पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, ये सब रहते हैं। हमारे मन में ये नहीं आता कि हम इनके साथ कोई धोखा कर लें, क्योंकि हमारे अपने हैं। इनके साथ कोई अगर गलत हो रहा है तो उसकी मैं मदद करूं, क्योंकि मेरा अपना है। किसी को शारीरिक तकलीफ है उसकी सहायता करूं, किसी को जरूरत है उसको पूरा करूं, क्योंकि अपना परिवार है। तो इस नाते से मन में एक विचार लाना पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठा करके जिस दायरे में मैं काम करता हूं, मानो मैं जिले में काम करता हूं, मैं प्रदेश में काम करता हूं, मैं ब्लॉक में काम करता हूं, तो जो जनता मेरे दायरे में आती है वो जनता मेरी अपनी है, मेरा परिवार है, ताकि इसके साथ ना तो मैं गलत करूंगा, ना कोई और गलत रहेगा तो उसको मैं सहन करूंगा। वो मेरा परिवार है। और जब छोटी सोच में रहते हैं, अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा है, ये तेरा है। इस दायरे में रहेंगे तो फिर तेरे को मेरा बनाना इसी में लगे रहेंगे। और जो बड़े चरित्र का व्यक्ति होता है, उदार चरित्र होता है, तो सारी दुनिया को, सारे समाज को, सबको अपना मानता है, उसमें से व्यवस्थाएं खड़ी करते हैं। हमने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो किया है आपके सामने है। सबसे पहले हमने आते ही कहा कि भेदभाव इसको समाप्त करो, सारा प्रदेश एक है। हमने नारा दिया हरियाणा एक, हरियाणवी एक। नहीं तो पहले जो मुख्यमंत्री आए उन्होंने अपने अपने जिले को अपना प्रदेश अपना मान लिया कि ये जिला मेरे लिए ठीक रहना चाहिए, मेरी कंस्टिट्यूंसी ठीक रहनी चाहिए, इसका भला करो, बाकी जाने दो। हमने कहा नहीं, मैं करनाल कंस्टिट्यूंसी से चुन के आया हूं, तो सबसे पहले करनाल के कंस्टिट्यूंसी का जो मेरा भाषण था धन्यवाद का, उसमें मैंने कहा कि आप लोग ये मत अपेक्षा करना मेरे से कि सबसे पहले करनाल के काम होंगे, बाकी बाद में होंगे। जो काम डबवाड़ी में होंगे वो करनाल में होंगे, जो पलवल में होंगे वो करनाल में होंगे, जो कालका में होंगे वो करनाल में होंगे। आखिर सारा मेरे लिए बराबर है। कबीर जी ने अपने दोहे में कहा ना, कबीरा खड़ा बाजार में, क्या सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती। इतना अपनापन लेके चलना पड़ेगा हमको, उसमें से मनस्थिति ठीक हो जाती है। इसलिए मित्रों, हमारे जिम्मे जो काम है ये मान करके कि मेरा अपना परिवार है, इस प्रदेश को मुझे आगे बढ़ाना है। अगर मैं किसी से कोई गलत काम कर रहा हूं तो मैं अपने से गलत कर रहा हूं। इन चीजों के लिए जो अपना सर्वस्व है समाज को वो दे दो, गिव योर बेस्ट टू द सोसाइटी। ये भाव में आ गया
तो हम हमेशा आनंद का ही आनंद महसूस करेंगे। जितना आनंद भौतिक व्यवस्थाओं में नहीं होता, जितना मानसिक तौर पर आदमी अच्छे काम करने से आत्मिक संतोष लेता है, वो आत्मिक संतोष हमको आएगा। एक बार करके देखें। और ये परिवर्तन लाने के लिए हमने, जैसे मैं बताया कि ये कर्मचारी अधिकारी किनकी भर्तियां कैसी होती हैं, इनके अपॉइंटमेंट्स कैसी होती हैं, आप में से बहुत लोगों के अनुभव रहे होंगे अपने अपने समय के, चाहे आपके साथ बीती हो, चाहे आपके किसी कुलीग के साथ बीती हो। कोई सिफारिश करके, कोई पैसों के बल पर थैलियां दे करके नौकरियों में आए। तो बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। पंचकुला में नैतिकता शिविर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए और उन्होंने इस दौरान कहा कि सबको साथ लेकर चलना है। उन्होंने कहा सबको साथ लेकर चलना है। प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन किया है हमने। पंचकुला में नैतिकता शिविर में शामिल हो रहे थे मुख्यमंत्री। भौतिक निर्माण से पहले व्यक्ति निर्माण पर ध्यान दें, उन्होंने